मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 आप सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र के क्लास में हम स्वागत करते हैं। और बच्चों आज हमने जो आपके लिए पाठ लिया है उसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पाठ का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो आज हम देखेंगे कि आखिर वर्चस्व का अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों, आप जैसा कि जानते हो कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा है ना। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा, यानी कि सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आया। उभरना का मतलब सब सामने आया। किसके बाद? शीत युद्ध की समाप्ति, यानी कि शीत युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही वो सामने आया। और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की जो सबसे बड़ी जो ताकत के रूप में जब उभर के आया तो ये एक ध्रुवीय विश्व का दौर प्रारंभ हुआ। कौन सा दौर प्रारंभ हुआ? एक ध्रुवीय विश्व का दौर प्रारंभ हुआ। और सन 1991 से ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वर्चस्वकारी शक्ति के रूप में, हाँ वर्चस्वकारी मैंने बहुत ही प्रभावकारी के रूप में व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों हमने अभी आपको शीर्षक के बारे में बताया। अब हम जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वर्चस्व का अर्थ क्या है, पहले हम देखते हैं कि इसका अर्थ। और जैसे कि राजनीतिक एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द क्या होती है बच्चों? घूमती रहती। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना चाहता है ना। और हम रोज़ाना बात करते हैं ना कि फला आदमी, यानी कि वो आदमी ताकतवर होता रहा या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है ना, कहते रहते हैं ना। और विभिन्न देश या देशों के समूह जो ताकत पाने में कायम भी रखते हो जाते हैं ना, लगातार कोशिश करते थे कि किस तरह से हम अपने ताकत में आगे निकल जाएं। ये ताकत बच्चों सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है, जो कि हम सैन्य शक्ति के अर्थ के रूप में हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी ताकत को प्रत्येक देश लाना चाहता है और सबको शो करना चाहता है कि हाँ हम कई चीज़ों में ताकतवर हैं। और हेगमनी शब्द की जड़ें जो थी प्राचीन यूनान में हैं। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व प्रभुत्व का बोध भी होता है। तो बच्चों हम इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों के रूप में भी हम देखते हैं, जैसे कि एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। और इस प्रकार जो आपकी बुक में हमने देखा था कि हेगमनी के पहले का अर्थ संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है। तो हम बच्चों देख रहे हैं कि यही जो है शब्द आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आशा है कि, या आप सोच सकते हैं कि जिसकी एक मतलब कि कहा जाए कि उसका जो ताकत है बच्चों उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है, यानी कि अमेरिका की जो ताकत है वो उसकी जो मौजूदा ताकत जो रीढ़ है उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर आती है। कि लाइन बोली ये जो बेटा बच्चों आज अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में ये बेजोड़ है ना। तो हमने क्या देखा? वर्चस्व के रूप में सैन्य शक्ति जो है अमेरिका की बहुत ही बेजोड़ है और देशों से कहीं अधिक शक्तिशाली भी है। जैसा कि अमेरिका के जो नीचे कुछ जो ताकतवर देश हैं वो एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं बच्चों उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ देश हैं और यानी कि जो दूसरे देश हैं वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते ना, कि किसी और देश के लिए ये मामले में इसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है जितना कि अमेरिका आगे निकल चुका सैन्य शक्ति में। और हम सांस्कृतिक अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो बच्चों अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से
सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूलोगी। हम अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में हम विचार करना वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का जो है उसे हम कह सकते हैं। जिस प्रकार की ये वर्चस्व का आशय हम लगा सकते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग के बढ़ते या दबदबा के कोई प्रभावशाली वर्ग को भी हम कह सकते हैं और दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगे जिससे प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। तो बच्चों, अगर हम देखें कि इससे स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश जो सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे मतलब अपना प्रभुता जो दूसरे देशों को दिखाता है तो वो सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमज़ोर देशों के व्यवहार और बर्ताव को भी अपने मन माफिक बनाने के लिए क्या करता है, विचारधारा से जुड़े साधनों को भी वो इस्तेमाल करता है। तो बच्चों, हमने सांस्कृतिक अर्थ को हम देख रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं बच्चों, आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। और चाहे हम इस बात को माने बच्चों या ना माने, लेकिन ये सच में है कि आज अच्छे जीवन और पूरे व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धाराएं बच्चों पूरे संसार में प्रचलित हैं, यानी पूरे संसार में जो फैली हुई हैं, दुनिया के अधिकांश लोग और समाजों में, कि वो क्या है बच्चों, एक तरह से वो सपने हैं, है ना। और ये सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब है, यानी कि वो झलक एक तरह से दिख रही है बच्चों। अमेरिकी संस्कृति बड़ी क्या है, लुभावनी है, बहुत आकर्षक है, अट्रैक्शन है उसके अंदर ना, और इसी कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का ये सांस्कृतिक पहलू है जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, यानी कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि एक रजामंदी से मनवाई जाती है। और समय गुजरने के साथ साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी इतने आदी हो जाते हैं कि हम सब इतना ही सहज मानते हैं कि जितना आसपास के पेड़, पक्षी या नदी भी मानते हैं ना। तो बच्चों, हमने वर्चस्व का अर्थ सैन्य शक्ति के अर्थ से और सांस्कृतिक के अर्थ में देखा। अब हम देखेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। बच्चों, विश्व की राजनीति में जब किसी एक ही महाशक्ति का, ध्यान दीजिएगा, विश्व की यानी संसार की राजनीति में जब किसी एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छा से चले, है ना, इच्छा अनुसार ही चलाए जाए, तो बच्चों उसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान में अमेरिका का विश्व व्यवस्था में वर्चस्व स्थापित है। कहाँ पर? यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में अमेरिका का विश्व व्यवस्था में वर्चस्व क्या है बच्चों? स्थापित है। तो हमने उसको एक ध्रुवीय के रूप में भी देखा। बच्चों, हम आते हैं एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका का विकास। तो उसका विकास किस प्रकार हुआ? पहले हम देखते हैं कि कैसे विकास। पहला था पॉइंट, प्रथम खाड़ी युद्ध। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम के नाम से जान सकते हैं, यानी कि हम मान सकते हैं ना, एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ प्रथम खाड़ी युद्ध को हम मान सकते हैं। इराक से कुवैत को स्वतंत्र कराने में जो सैन्य अभियान में लगभग 75% यानी 75% सैनिक अमेरिका के थे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इराक से कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए जो सैन्य अभियान थे वो लगभग 75 यानी 75% सैनिक जो थे बच्चों अमेरिका के थे। और अमेरिका ही इस युद्ध को निर्देशित एवं नियंत्रित कर रहा था। कौन कर रहा था? अमेरिका ही इस युद्ध को निर्देशित एवं नियंत्रण यानी अपने अंडर में लिए हुए था। और विश्व इतिहास में ये दूसरी बार हुआ कि जब सुरक्षा परिषद ने किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी थी। यानी कि प्रथम युद्ध जो है बच्चों, ये विश्व युद्ध यानी एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका का विकास का पहला पॉइंट है। बच्चों, हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध जो हुआ था। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि 11 सितंबर
2001 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमले के विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से विश्वव्यापी युद्ध अभियान चलाया। किसके नाम से? आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से बच्चों विश्वव्यापी युद्ध अभियान चलाया, जिसमें शक के आधार पर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब ये अभियान चलाया तो इसमें जो शक के आधार पर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है और विश्वव्यापी युद्ध अभियान चलाया। और इस अभियान के तहत अमेरिका सरकार ने अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में गिरफ्तारियां की और जिन देशों में गिरफ्तारियां की गई थी बच्चों, उन देशों की सरकारों से पूछना अमेरिका ने आवश्यक नहीं समझा। तो बच्चों ये भी विकास में काफ़ी आगे रहा अमेरिका की। और हम तीसरा पॉइंट देखते, द्वितीय खाड़ी युद्ध। अभी हमने प्रथम खाड़ी युद्ध भी देखा था, फिर आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध जो कि अमेरिका ने चलाया, और तीसरा है द्वितीय खाड़ी युद्ध। बच्चों जो द्वितीय खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने विश्व जनमत, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने विश्व जनमत संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व के अन्य देशों की परवाह किए बिना, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व के अन्य देशों की परवाह किए बिना इराक पर मार्च 2003 को उसके तेल भंडारों पर कब्जा करने तथा इराक में अपने समर्थन वाली जो सरकार थी उसके गठन के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, मार्च 2003 को उसके तेल भंडारों पर कब्जा करने तथा इराक के अपने समर्थन वाली सरकार के गठन के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया। ये एक ध्रुवीय विश्व का शिखर है ना, ये एक ध्रुवीय विश्व का शिखर है। वर्तमान में विश्व में, यानी कि प्रेजेंट में जो अभी वर्तमान समय चल रहा विश्व में, ये एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था जारी है। तो बच्चों हमने एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका का विकास के बारे में 3 पॉइंट हमने आपको बताए। प्रथम खाड़ी युद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध। फिर हम देखते हैं बच्चों, अब हम आते हैं अमेरिका के शक्तिशाली होने एवं विश्व के एक ध्रुवीय होने के कारण क्या हैं। तो हम देखते हैं पहला, शीत युद्ध की समाप्ति। बच्चों जैसा आप जानते हो कि सोवियत संघ के विघटन ना, जो विघटन यानी जो घटता जा रहा था, तथा शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व को एक ध्रुवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ के विघटन यानी विचार जो नीचे होता चला जाता, और शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व की एक ध्रुवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अब कोई भी देश अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। क्योंकि अब कोई भी देश बच्चों अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था, और ये पहला कारण है कि शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति के ने विश्व को एक ध्रुवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अब कोई भी देश नहीं था जो अमेरिका को चुनौती देता, मतलब कि वो इस स्थिति में ही नहीं था। तो बच्चों हमने पहला कारण देखा, और हम दूसरा कारण देख रहे हैं, रूस की कमज़ोर स्थिति। सोवियत संघ के विघटन यानी जो पतन हो जाता ना, विघटन का मतलब जो पतन यानी कि बर्बाद होने की, जब उसमें आ जाता लेवल में विघटन, जो पतन के बाद रूस अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण, सोवियत संघ के विघटन अर्थात पतन के बाद रूस अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण कभी भी सोवियत संघ जैसा प्रभावशाली स्थिति प्राप्त नहीं कर सका। किसकी स्थिति? सोवियत संघ जैसी प्रभावशाली स्थिति प्राप्त रूस नहीं कर सका, और न ही वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका को भी निभा पाया, और न ही ऐसी स्थिति में आ पाया। यानी कि जो रूस की जो कमज़ोर स्थिति थी वो भी अमेरिका के शक्तिशाली होने एवं उसके एक ध्रुवीय होने के कारण की भी दूसरी शक्ति थी, यानी कि कारण था, जो कि रूस की कमज़ोर स्थिति, यानी कि वो अपना जो पतन होता जा रहा था वो भी एक कारण था।
फिर हम आते हैं बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रभाव। सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके अमेरिका अब विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका को निभाने लगा। बच्चों ध्यान दीजिए, जब सोवियत संघ का पतन हुआ उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके, है ना, उसकी वो उपेक्षा करके अमेरिका क्या कर रहा है, अब विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका को निभाने लगा, यानी कि उसने जगह ले ली। किसने ले ली? अब अमेरिका ने ना। किसकी जगह? रूस की। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके, सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके अमेरिका ने अब विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका भी ले ली। ये भी शक्तिशाली होने एवं विश्व ध्रुवीय होने का कारण था। ये तीसरा कारण था। अब हम देखते हैं चौथा कारण। बच्चों अब हम देख रहे हैं चौथा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कमी आना। किस कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कमी आने लगी? बच्चों शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका पर अंकुश लगने वाला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या होगा बच्चों? कमज़ोर पड़ने लगा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद अमेरिका पर जो अंकुश लगने वाला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो क्या होने लगा? कमज़ोर पड़ने लगा, और जिससे अमेरिका शक्तिशाली होता चला गया। क्या हुआ कि किस कारण होने लगा? जब शीत युद्ध की समाप्ति तो अमेरिका पर जो अंकुश लगता था आंदोलन था वो कमज़ोर होने लगा, और इससे अमेरिका की जो शक्तिशाली, और उससे क्या हुआ, अमेरिका की जो शक्ति थी वो और ऊपर होती चली गई, वो शक्तिशाली होता चला गया। अब हम देखेंगे बच्चों पांचवा पॉइंट, उदारवादी विचारधारा का विस्तार। तो जैसा कि हम आपको अभी बता रहे हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ में विघटित हुए सभी समाजवादी देश, शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ में विघटित हुए, यानी जो विघटित होते जा रहे थे वो समाजवादी देशों ने लोकतांत्रिक उदारवादी को, एक तरह से कहा जाए उदारवादी सभ्यता को धारण कर लिया, और इस तरह अब समूचे विश्व, यानी पूरे विश्व में उस उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का बोलबाला होने लगा, और इससे विश्व में राजनीति अमेरिका का प्रभाव, यानी संसार में पूरे वर्ल्ड में राजनीति में अमेरिका का प्रभाव क्या होने लगा? बढ़ता चला गया, और विश्व एक ध्रुवीय बन गया, और बढ़ता गया और विश्व एक ध्रुवीय बन गया। तो बच्चों हमने ये पांचवा पॉइंट भी देखा। अब हम देखते हैं छठा पॉइंट, शीत युद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्ववादी प्रयास क्या थे, है ना। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने भी अपने वर्चस्व को स्थापित करने, यानी अपना जो बोलबाला था उसको स्थापित किया ना, और ऐसे में अनेक वर्चस्ववादी प्रयास भी किए जिससे अपना प्रभुत्व स्थापित हो सके, और जिनके चलते एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का स्वरूप एकदम क्या हो गया बच्चों? स्पष्ट होने लगा, यानी एकदम उभर के सामने आने लगा, और विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। मैं आपको फिर से यह पॉइंट समझा रहा हूँ कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने भी अपने वर्चस्व को, यानी अपनी प्रभुता को क्या क्या स्थापित करने के लिए अनेक वर्चस्ववादी प्रयास किए, और जिनके चलते एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का स्वरूप क्या होने लगा? एकदम स्पष्ट हो गया, सबके सामने उभर कर आने लगा, और विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो बच्चों हमने आपको ये जो 6 पॉइंट बताए अमेरिका के शक्तिशाली होने एवं विश्व के एक ध्रुवीय होने के कई कारण थे। पहला है शीत युद्ध की समाप्ति, और दूसरा रूस की कमज़ोर स्थिति, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव, और चौथा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कमी आना, और पांचवा है उदारवादी विचारधारा का विस्तार, और छठा हमने देखा शीत युद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्ववादी प्रयास। बच्चों हमने आपको अभी पूरा पाठ के कुछ जो टॉपिक हैं, जो आज हमने समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व का जो कुछ टॉपिक बताएं, और इसके अगले टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। और हमने आपको बताया कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर के आया, और संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व की सबसे बड़ी
ताकत के रूप में एक ध्रुवीय विश्व का दौर प्रारंभ हुआ। और हमने अभी आपको बताया वर्चस्व का अर्थ सैन्य शक्ति के अर्थ में और सांस्कृतिक के अर्थ में। फिर हमने देखा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बारे में देखा, और उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका का विकास देखा। प्रथम खाड़ी युद्ध था आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। द्वितीय खाड़ी युद्ध जो कि ये एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका का विकास था। फिर हमने देखा अमेरिका के शक्तिशाली होने एवं विश्व के एक ध्रुवीय होने के कारण को हमने 6 रूप में देखा। पहला देखा शीत युद्ध की समाप्ति, और दूसरा देखा रूस की कमज़ोर स्थिति, और तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव, और चौथा देखा हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कमी आना, और 5वां पॉइंट था उदारवादी विचारधारा का विस्तार, और छठा शीत युद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्ववादी प्रयास। तो बच्चों हमने आपको पाठ के आधार पर सारा समझाए पॉइंट्स, और इस पाठ से संबंधित हमने पहला प्रश्न लिया वर्चस्व का अर्थ बताइए। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सैनिक शक्ति के अर्थ में भी बताया और सांस्कृतिक अर्थ में भी, सैन्य शक्ति के अर्थ में भी ना, सैन्य बल के बारे में मैं आपको बताया था। तो आप दोनों अर्थों को अच्छे से लिखिएगा। फिर है दूसरा प्रश्न, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा उसका विकास लिखिए। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा उसका विकास लिखिए। मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, उसको बहुत अच्छे शब्दों में लिखिएगा जैसे मैंने आपको समझाया। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, अमेरिका के शक्तिशाली एवं एक ध्रुवीय होने के क्या कारण थे, वो आपको लिखने हैं। अमेरिका के शक्तिशाली एवं एक ध्रुवीय होने के कारण लिखे। बच्चों जो मैंने आपको आज जो पाठ लिया है ना समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व, तो इसके हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, और मैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे प्रश्न आपको पॉइंट्स बताऊंगी, और उसमें से भी मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, उनको भी लिखेगा। लेकिन जो मैंने अभी आज दे रहे हैं, जो मैंने 3 प्रश्न दिए हैं, उनको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और उसे याद भी करिएगा। धन्यवाद।